की चिंता बढ़ा दी है। बच्चों को प्रभावित करने वाले इस घातक वायरस के संदिग्ध मामलों के बीच अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र को हाई अलर्ट पर रखते हुए रोकथाम और इलाज के विशेष इंतजाम किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया के मुताबिक 15 साल से कम आयु के बच्चों में 184 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि 35 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 11 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट अभी लंबित है। वहीं कई जिलों में संक्रमित बच्चों का इलाज भी चल रहा है और स्वास्थ्य की टीमें जमीनी स्तर पर निगरानी और नियंत्रण अभियान भी चला रही हैं। गुजरात स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य के अलग अलग जिलों में 15 साल से कम आयु के बच्चों में चांदीपुरा वायरस के 184 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। 35 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, यानी पॉजिटिव केस हैं। 11 मरीजों की जांच रिपोर्ट का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि संदिग्ध मामलों से जुड़ी 22 मौतें दर्ज की गई हैं, जिसके बाद पूरे राज्य में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे हम समझेंगे कि आखिर हमने ब्लड टेस्ट करवाया जिसमें शंकास्पद पेशेंट का, जिसमें 35 पेशेंट का पॉजिटिव रिपोर्ट चांदीपुरा वायरस है, जिसमें अभी 7 पेशेंट का इलाज वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के साथ आईसीयू में चल रहा है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की निगराह में ये इलाज हो रहा है। दुखद बात ये अभी तक 22 पेशेंट का मृत्यु हुआ है और हम संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गांवों तक हमारी टीम और कीटनाशक दवा छांटने के लिए वहाँ अभी काम कर रही है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और हमारी आरोग्य की टीम जहाँ से पेशेंट मिलते हैं वहीं सभी जगह पर जांच करते हैं, दूसरे और परिवारजनों का सभी का टेस्ट करवाते हैं। लेकिन अभी तक एक ही जगह से दूसरा पेशेंट अभी तक मिला नहीं, इसलिए ढूंढना इसका रिसर्च करना बहुत मुश्किल हो गया। सैंड फ्लाई नाम का कीटक या माखी ये सभी जगह से मिली है, वो काटने से ही चांदीपुरा वायरस का रोग यानी कि ये होता है। आज पूरा गुजरात में सभी पीएचसी, सीएचसी सेंटर और सिविल अस्पताल में इलाज के लिए सभी डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन गांधीनगर हमारी टीम के साथ हो रहा है और आशा रखते हैं कि एक भी अभी जो अस्पताल में एक भी पेशेंट का डेथ ना हो, ऐसी हमारी टीम, हमारा डॉक्टर काम कर रहे हैं। इसका कोई इलाज, प्रॉपर इलाज तो है ही नहीं, कोई रस्सी नहीं, मेडिसिन भी नहीं। सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। अब तक जीजी हॉस्पिटल में चांदीपुरा वायरस के शंकास्पद चिन्ह के साथ अब तक 7 बच्चे दाखिल हुए थे। इसमें से 7 के रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं चांदीपुरा वायरस के लिए और 5 दर्दी की मृत्यु हो गई है और 2 बच्चे हैं अभी भी सारवार नीचे है और दोनों की अभी हालत है वो सुधार पर है। और बाकी जो नेगेटिव रिपोर्ट आए हैं चांदीपुरा वायरस के लिए, बट ये कौन सा वायरस है वो जानने के लिए हमने आगे एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम करके जो पैनल आती है उसके लिए हमने रिपोर्ट आगे के लिए भेजा है, जिसका रिपोर्ट हमें मतलब जब बहुत जल्दी मिल जाएगा, जिसलिए पता चलेगा कि ये कौन से वायरस से बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जीजी हॉस्पिटल में अभी हमारे यहाँ बच्चों के विभाग में तमाम प्रकार की सारवार की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें दवाइयाँ, डॉक्टर्स और आईसीयू बेड्स सब कुछ ऐसे बच्चों के लिए सारवार के लिए उपलब्ध है। इस तरह से जो बच्चे को ऐसे एईएस के लक्षण दिखते हैं, चिन्ह दिखते हैं, जैसे कि उसको बुखार आना, उल्टी होना और खींच आना और बेहोश हो जाए, ऐसा कुछ भी लक्षण दिखते हैं तो तुरंत बच्चों को जीजी हॉस्पिटल में सारवार के लिए संपर्क करें। ये कब से चांदीपुरा वायरस के केस दिखने शुरू हुए हैं? लास्ट 15 से 20 दिन से अभी हम ये लक्षण वाले बच्चे हम देख रहे हैं। वो नॉर्मल है। हमेशा जब बरसात की सीज़न आती है
और बरसात के पूर्व सीजन में ये सब हर साल देखने को मिलता है। इस बार कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा है, बट ऐसे कोई चिंता। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी हैं, पूर्व नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के, आपका स्वागत है। वैद्य डॉक्टर विवेक आहूजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महासचिव हैं एनआईएमए चंडीगढ़ के, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर नरेश चावला जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। चांदीपुरा वायरस को लेकर जो हाहाकार मचा है, 22 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। डिटेल में जरा हमारे दर्शकों को आप समझाएं, वायरस क्या है, कितना घातक है और किस एज ग्रुप के बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है? देखिए वंदना सिवरी, हमारे लिए भी एक खबर ही है, क्योंकि दैट इज हैप्पी, इट इज अच्छी न्यूज कि अभी तक गुजरात तक की लिमिटेड है। जब भी ऐसे एनकेफेलाइटिस सिंड्रोम टाइप वाले वायरस ऐसे पहले भी कई बिहार के, यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स में कई बार हुए हैं, और ये यूजुअली मानसून के आसपास ही ज्यादा होते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग इस वायरस की थोड़ी कम है। वो बताया गया है कि 15 साल से कम के बच्चों में ज्यादा प्रेवलेंट है, और प्लस सिम्टम्स वही आते हैं कि तेज बुखार आया, उल्टियां आई, और सांस में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, हेडेक बहुत होना शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली सर्वेलेंस लेवल और जो सस्पिशन लेवल जो भी वो पीएचसी में या किसी भी ओपीडी में पेशेंट देखा जाता है, उसको जल्दी पकड़े, और उसको कोई इलाज तो कोई नहीं है, देयर आर नो एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल इसके लिए होते ही नहीं है। तो ट्रीटमेंट एसेंशियली आईसीयू में ही होगा, और जिसमें बकायदा कि ऑक्सीजन ही देना, वो आईवी फ्लूइड्स देना ही मेन इलाज है, यानी कि पेशेंट को सस्टेन किया जाए। थोड़े दिन में ही उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, लेकिन जो अब तक की इतनी ज्यादा मौतें बताई जा रही हैं, दैट मींस कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक तो नहीं कहेंगे, लेकिन डायग्नोसिस में डिफिकल्टी हुई है। इंडिया इज ए बिग नेशन, और हमारा दूसरा डर ये होता है कि आफ्टर ऑल गुजरात से अंदर बाहर लाखों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कि ये बाहर ना जाए। तो आई थिंक सर्वेलेंस टीम्स और जो एपिडेमियोलॉजिकल टीम्स हैं वो एक्टिव होनी चाहिए, और बाकायदा आईसीयू बेड्स वगैरह तैयार रहें, ताकि इसको कंटेन किया जा सके और बाहर फैलने की डर ना हो। आप जानती हैं कि हमारे देश में ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब कोरोना भी आया था तो 1-2 केस थे, 1-2 से लाखों केस बन गए, तो ये डर हमेशा मन में रहता है, क्योंकि अभी भी इन होल ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया मानसून चल रही है, ईस्टर्न इंडिया में भी मानसून चल रही है। तो उसका मतलब यह है कि फैलने का डर तो थोड़ा रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए लोगों को भी एहतियात दिया जाए कि ऐसे अननेसेसरी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि हर इंसान ये प्रोग्राम देखे कि सोचिए मुझे तो चांदीपुरा वायरस नहीं हो गया। तेज बुखार है तो आप एक आध दिन घर में बैठ सकते हैं खाली पैरासिटामोल देख के। अगर पेशेंट को सांस में तकलीफ है, उसको हेडेक बहुत ज्यादा है, फीवर नीचे ही नहीं आ रहा है, मुंह से खाना पीना बंद हो गया है, तो दैट इज द टाइम इस पेशेंट को किसी अच्छे बड़े सेंटर में भेजा जाए, जहां इसकी अच्छे से जांच हो, और प्लस साथ में सर्वेलेंस अच्छा रखा जाए कि जहां एक केस हुआ है वहां आसपास अच्छे से जो भी छिड़काव हाइजीन रखी जाए। तो आई थिंक दीज आर फ्यू मेजर्स जिससे हम डिसीज को संभाल पाए। बिल्कुल डॉक्टर विवेक, यहाँ पर जो डॉक्टर नरेश ने कहा कि भाई ये जो नया वायरस है चांदीपुरा वायरस, इसको लेकर कोई स्पेशल वैक्सीन नहीं है, कोई एंटीवायरल मेडिसिन भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि पहले ही इसको डायग्नोज कर लिया जाए। तो जो पेरेंट्स इस वक्त दहशत में हैं या डरे हुए हैं, वो अपने बच्चों के लिए किस तरह की सावधानी बरतें, खासतौर से अगर उन्हें बुखार हो, क्योंकि इसको एनालाइज कर पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल वंदना जी, आपने सही कहा, और मेरे फेलो कलीग डॉक्टर नरेश चावला जी बड़े लर्नर्ड कलीग हैं मेरे, उन्होंने बिल्कुल क्रिस्प शॉर्ट चीजों की फॉर्म में बताया कि कैसे क्या चीजें डेवलप होती हैं। पर ये जो वायरस है ये फर्स्ट टाइम 1965 में आया डायग्नोज में, 2024 में गुजरात में आया। उस वक्त मोर्टेलिटी काफी ज्यादा थी, पेशेंट्स बहुत एक्सपायर हुए बच्चे। बेस्ट पार्ट ये है कि इसके लिए एक फ्लाई रीजन है, ये एयरबॉर्न नहीं है, एक दूसरे से नहीं फैलेगा। जो सैंड फ्लाई है, रेत की जो मक्खी है, उसकी वजह से ये फैलता है। तो प्रिवेंशन हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया रहता है कि बच्चों को फुल क्लॉथ डाले जाएं, पूरी बाजुएं ढकी हों, पैर ढके हों, बारिश के सीजन में वाटर लॉगिंग ना होने दी जाए। बच्चे जब सोते हैं, ये ज्यादातर गाँव के एरिया में ज्यादा हो रहा है, जहाँ गायें भैंस वगैरह साथ में बंधी हैं और साथ में ही कच्चे घर हैं, क्योंकि वहां सैंड फ्लाई के ग्रो होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम इसे प्रिवेंट कर लेंगे, वायरस तो हमारे कंट्री में पूरे वर्ल्ड वाइड नए आते ही रहेंगे, म्यूटेशन हो रही है। कोविड आया तब एक वायरस आया, वो अटैक कर रहा था लंग्स के ऊपर, ये डायरेक्टली अटैक कर रहा है हमारे ब्रेन के ऊपर। इसके जो सिम्टम्स भी हैं वो भी एक्यूट एनकेफेलोपैथी सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स हैं, दौरा पड़ जाता है पेशेंट को, कोमा में चला जाता है बच्चा, और
15 साल से नीचे के बच्चे इन्वॉल्व हैं तो इमोशंस हमारे बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं बच्चे के साथ, तो उसे देखते हुए उन्हें कवर्ड रखें, मच्छर मक्खी ना होने दें। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें अपनी इम्यूनिटी पे डे 1 से कार्य करना चाहिए। वाटर लॉगिंग एक पार्ट है कि हम रीजंस को हटा रहे हैं, पर हमारी बॉडी भी पैरेलली हम उतनी इम्यूनाइज कर लें, इम्यूनिटी जनरेट कर लें, नेचुरल इम्यूनिटी जनरेट कर लें, क्योंकि इसकी वैक्सीन नहीं है। जितने नए वायरसेस आएंगे उनकी वैक्सीन नहीं डेवलप होगी। हम उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर प्रिवेंशन करने के लिए इम्यूनिटी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जो हमारा आजकल लाइफस्टाइल बन गया है, जो हमारे बच्चों की इम्यूनिटी डिक्रीज कर रहा है, वो सबसे बड़ा रीजन बन गया है कि ऐसी डिजीज जो आ रही हैं वो जानलेवा तक जा रही हैं हमारे लिए। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो कम से कम अगर कोई डिजीज आ रही है वो जानलेवा ना बने हमारे लिए। हमारा ये भी एक पैरेलली गोल रहेगा। उसके लिए हमें बच्चों के जो फास्ट फूड है वो बंद कर देने चाहिए। रूटीन लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूं मैं। ये आज से सिर्फ हम इसकी बात नहीं कर रहे कि हमने एक वायरस से फाइट करनी है, हमने थ्रू आउट लाइफ देश को स्वस्थ बनाना है। तो उसके लिए हमें अपने जंक फूड का इंटेक बंद कर देना चाहिए। जो फैमिली टेंडेंसी चल पड़ी है, चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, पिज्जा, इस लाइफस्टाइल से बाहर आना पड़ेगा। बच्चों को इम्यूनिटी वाली चीजें देनी पड़ेंगी जैसे पहले देते थे। हमारी डाइट में हर्ब्स का यूज करना पड़ेगा, हमारी डाइट में वेजिटेबल्स का यूज करना पड़ेगा। वेजिटेबल खुद अपने आप में एक जड़ी बूटी है। तो जब हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो बेनिफिट मिलेगा। वाटर लॉगिंग बंद करनी है, फुल स्लीव्स के कपड़े डालने हैं। अगर मक्खी मच्छर है, आप डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें, वहां सैनिटाइजेशन करवाएं, वाटर लॉगिंग को खत्म कर दें। और अगर मॉस्किटो है तो मच्छरदानी लगाकर गांव में सोना जरूर शुरू करें। आप देखें जो भी बच्चे आ रहे हैं वो इंटीरियर एरिया से आ रहे हैं। जो राजस्थान का इंटीरियर एरिया है, गुजरात का इंटीरियर एरिया है। और हमारे लिए सेफ सबसे अच्छी बात ये है कि ये एयरबोर्न नहीं है, एक से दूसरे में नहीं फैल रहा। पर मैं पेरेंट्स को आपके माध्यम से ये भी मैसेज दे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वायरस के सिम्टम समझने की जरूरत है। अगर आपको लगता है ये सिम्टम उससे मैच करते हैं तो इमीडिएटली एड्रेस करें, अदरवाइज एड्रेस इमीडिएटली करने की जरूरत नहीं है। पर डॉक्टर की सलाह पहले दिन ही लेनी जरूरी है। अगर सिंपल कोई वायरस अटैक करता है तो हमें खांसी जुकाम के सिम्टम साथ में आते हैं, हमें फीवर स्लोली इंक्रीज होता है। ये एक ऐसा वायरस है जिसमें इमीडिएटली हाई ग्रेड फीवर चला जाता है, खांसी जुकाम के सिम्टम नहीं होते, बच्चे के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, कोमा जैसी सिचुएशन आ जाती है, लिथार्जी हो जाता है बच्चा, जैसे दौरे पड़ते हैं वो सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस साथ में लेटर स्टेज पे इसमें डेवलप होता है, पर इनिशियल स्टेज पे अगर फीवर लो ग्रेड इंक्रीज हो रहा है, इमीडिएटली अपने फिजिशियन को जरूर दिखा लें। जो भी लोकल डॉक्टर जिससे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का है, तो आप उससे ट्रीटमेंट लें, एड्रेस करें और इमीडिएटली डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें अगर आपके आसपास वाटर लॉगिंग है। जब भी मानसून आता है उस वक्त हमारे कूलर का सीजन भी होता है, घरों में कूलर लगे हुए हैं, उसके अंदर अगर पानी इकट्ठा हुआ है तो उसे क्लीन करें। लोग टायर पुराने छतों के ऊपर रख देते हैं। एक पुराना कल्चर है गांव में और शहरों में भी, जो टायर 3 सिटीज हैं, कि पुराने टायर गाड़ी के उतरे और उन्होंने छतों पे रख दिया, उसमें वाटर लॉगिंग हो जाती है। वो ना करें। तो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें। अपनी सैनिटाइजेशन की जो जगहें हैं, आपका वाटर अगर ओपन नाली के अंदर जा रहा है तो उन्हें क्लीन रखें। उनके ऊपर कुछ ना कुछ मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल वो डालें ताकि मच्छर उसके ऊपर ना बैठे, ग्रो ना करें। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम एड्रेस कर सकते हैं इस प्रॉब्लम। बिल्कुल, यानी स्वच्छता का ध्यान रखना है, प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी, सेफ्टी का आपको कंसर्न होना चाहिए। डॉक्टर नरेश चावला जी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो डराने वाली चीज़ वो है कि 15 साल से कम बच्चों को सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहा है, ब्रेन पर हमला करता है, और क्या इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हो सकते हैं? देखिए, वायरल डिसीजेस के नॉर्मली लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होते हैं, बिकॉज डिसीज से या तो मरीज बच जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अगर इनिशियल 3-4 डेज इंपॉर्टेंट है, आफ्टर दैट अगर किसी को एनकेफेलाइटिस हो गया है तो ऑब्वियसली माइंड पे इफेक्ट्स भी आएंगे, बॉडी पे इफेक्ट्स भी आएंगे। तो फर्स्ट हमारी जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट थिंग प्रिवेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां भी पानी इकट्ठा हो रहा है, खेत हैं, दूसरे जो हमारे जानवर हैं, गाय भैंस वगैरह बहुत घूमते घामते हैं, तो उन इलाकों पे लोगों को ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। ऑब्वियसली इसके लिए जो फार फ्लंग एरियाज है, ऑब्वियसली दिल्ली में नहीं होगा, ये दिल्ली में ऐसी चीज है ही नहीं कुछ ऑब्वियसली, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। बट ये सच है जो आसपास नॉट ओनली गुजरात,
जो आसपास की स्टेट्स भी हैं उनमें भी जहां भी सैंड फ्लाई रहेगी, जहां भी ये होगा पानी इकट्ठा हो गया, जो कि मानसून में उम्मीद होती है कि हो ही जाता है, जहाँ मैदान जहाँ खेत हैं, जहाँ मैदान खुले हैं, जहाँ पॉन्ड्स हैं, वहाँ पानी इकट्ठा होगा ही होगा। तो उन पे जगह सा ये हमारे हिसाब से अपार्ट फ्रॉम पर्सनल केयर ये जो म्युनिसिपैलिटी की केयर बहुत ही जरूरी है। म्युनिसिपैलिटी का मतलब वहाँ छिड़काव, जो इंसेक्टिसाइड छिड़काव अच्छा किया जाए। आम आदमी को नहीं पता होता, आम आदमी के लिए बुखार तो बुखार है, उसको क्या पता कि ये कल चांदीपुरा वायरस निकल आएगा। तो आई थिंक प्रशासन का और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोल बहुत ही ज्यादा है। सर्वेलेंस रखा जाए, टीम्स दिल्ली से ली जाए, दिल्ली की NICD में टीम्स है, नेशनल वायरोलॉजी पुणे से टीम लाई जा सकती है। तो आई थिंक इट इज नॉट ए न्यू डिसीज, इट्स एन ओल्ड डिसीज विच कैचेज एवरीवेयर। लोग पकड़े जाते हैं बेचारे, और जो मर गया सो मर गया, जो बच गया सो बच गया। तो आपने पूछा कि कोई इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ऐसा तो नहीं जाना गया है, क्योंकि पहले 2-3 दिन इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद कोई वायरल निमोनिया भी हो सकता है, वायरल एनकेफेलाइटिस हो गया तो पेशेंट में कोई पोस्ट एनकेफेलाइटिस सिकुली, जिसमें भी कुछ भी हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन से लेके अधरंग से लेके कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो प्राइम फोकस होता है कि अगर इनिशियल 3-4 दिन हमने अच्छे निकाल दिए तो पेशेंट अच्छे से बाहर आ जाएगा, वो चीज जाएगी। आई थिंक द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट शुड रिमेन प्रिवेंशन रादर देन कि हम इलाज का सोचें, हम प्रिवेंशन की ज्यादा सोचें, तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा। बिल्कुल डॉक्टर विवेक, क्योंकि आपने पहले भी जिक्र किया इस बात का कि स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि मानसून के सीजन में हम देखते हैं कई तरह की बीमारियां होती है, डेंगू, मलेरिया, वायरल, लोग उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, जो लक्षण का कंसर्न है उसके लिए तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। हमने इग्नोर नहीं करना है। जहां हमें फीवर हुआ, जहां हमें लगता है कि हमारे TLC काउंट्स बढ़ रहे हैं या कोई भी इंफेक्शन हो रही है बॉडी में, हमें इमीडिएटली एड्रेस जरूर करना चाहिए। बच्चे में उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, बड़ों में इम्यूनिटी ज्यादा डेवलप हो जाती है, बच्चों में इम्यूनिटी का थोड़ा सा कंसर्न आजकल डेवलप हो गया है। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो वायरस है या नहीं है, हमें एक बार विशेषज्ञ की सलाह हमें जरूर लेनी चाहिए। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। जो मेरा पैरेलल कंसर्न था आपके साथ, इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए। जब भी ये वेदर चेंज होता है, इसे आयुर्वेद में संधि काल कहा गया है। सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, और हमारे यहाँ तो 6 ऋतुएं हैं। तो ये बड़े टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो जैसे ही मानसून आता है तो हमारे घर के लाइफस्टाइल में भी हमें चीजें ऐड कर लेनी चाहिए। जैसे हमें इम्यूनिटी वाली चीजें ऐड करनी चाहिए, तुलसी है, अदरक है, गिलोय है, इन चीजों का सेवन बढ़ा देना चाहिए। जब भी डेंगू आता है तब हम गिलोय की बात करते हैं, जब भी कोई ऐसा अटैक आता है वायरस का तब हम गिलोय की बात करते हैं। तो रूटीन लाइफ में जब हम इन चीजों को ऐड कर लेते हैं, गिलोय का सेवन, जैसे हम जिंजर टी का एक कल्चर है, भाई अदरक डाल के चाय बना लो, तो रादर मिल्क ऐड करें, उससे पानी के अंदर सिर्फ अदरक को उबाल के अगर हम लेना शुरू कर दें, वो इम्यूनिटी का काम करता है। तुलसी की कुछ पत्तियां डाल के उसे बॉईल करके लेना शुरू कर दें, वो इम्यूनिटी का कार्य करता है, और बच्चा इजीली ले लेता है, उसका फ्लेवर भी डेवलप हो जाता है। अगर बच्चा अदरक नहीं ले रहा है, उसमें हनी ऐड कर सकते हैं, वो भी इम्यूनिटी का कार्य करता है। तो हमारा फोकस जो है वो वही है जो आयुर्वेद कहता है कि आहार, विहार और औषध। सबसे पहले हमें डाइटरी चेंजेस कर लेने चाहिए जी। दूसरी तरफ हमें प्रिवेंशन की तरफ कार्य कर लेना चाहिए। अगर हम प्रिवेंशन करते हैं और हम डाइट हमारी मैनेज कर लेते हैं और इम्यूनिटी बढ़ा लेते हैं, तो ऐसी डिजीजेस तो आती रहेंगी, पर उनसे फाइट करने की जो हमारी पावर है वो बढ़ेगी। मेरे फेलो कलीग्स जैसे कह रहे थे कि MCD डिपार्टमेंट का रोल है, क्लीनिंग का रोल है, हमें उन्हें फॉलो करना है। डिपार्टमेंट को आपके थ्रू भी मैसेज चला जाना चाहिए कि जिस एरिया में सैंड फ्लाई है, जिस एरिया में वाटर लॉगिंग है, उसके ऊपर फोकस करें, ताकि हम हमारे न्यू जनरेशन जो आ रही है, यंग ब्लड जो आ रहा है, उसे लूज ना करें। हमारे इमोशंस इतने ज्यादा अटैच हैं, पैनिक क्रिएट हो जाता है 1 सेकंड में। 2024 का आप डाटा देखें, 106 के आसपास पेशेंट्स एक्सपायर हुए। ये नंबर अब बढ़ता जा रहा है इंडिया के अंदर। 2026 में 22-23 का डाटा मैं लास्ट टाइम देख रहा था जो आया था हमारे पास। तो हमें जरूर इस चीज पे फोकस करना चाहिए, MCD को एड्रेस करना चाहिए। जो MCD फेलो कलीग्स इस वीडियो को देख भी रहे होंगे आपके माध्यम से, उन्हें इस चीज पे, वहां अगर वाटर लॉगिंग है उनके एरिया में, चाहे वो एरिया गुजरात है या राजस्थान है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस, किसी भी जगह अगर वाटर लॉगिंग है उसे हटाना चाहिए। नहीं तो वो कहीं ना कहीं डेंगू कॉज कर देगा, कहीं कुछ और प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो जो डिजीज मच्छरों की वजह से हो रही है, एटलीस्ट हम उनसे बच पाएं, मेरा यही कंसर्न है। हाँ, ठीक है डॉक्टर नरेश जी, क्योंकि
ये इतना वायरल जो वायरस है, ये जो नई बीमारी है, इसको लेकर लोग इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि इसकी कोई, आपने भी बताया कि कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए क्योंकि सवाल बच्चों की सेहत का है, तो ये ज़रूरी है जानना कि क्या ये अचानक से कुछ ही घंटों में गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है या फिर धीरे धीरे शरीर पर इसका असर होता है। यूजुअली द ऑनसेट ऑफ डिसीज बहुत ही फास्ट होता है, यानी कि 5-7 दिन लगते हैं, 1-2 दिन में ही नुकसान हो जाता है। तो यानी कि बुखार इतना तेज होगा, बच्चों का बेसुध हो जाना, बच्चे का दौरे आ जाना, बच्चे का खाना पीना बंद कर देना, बच्चे का हेडेक का शिकायत करना, बच्चे की उल्टियां शुरू कर देना, अगर ये सिम्टम्स हैं और प्लस जनरल कंडीशन खराब है तो आप घर पे इंतजार नहीं कर सकते। इनफैक्ट एवरी गुजरात इज ए डेवलप्ड स्टेट, तो बकायदा जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ वहाँ सब सेंटर्स भी हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स भी हैं, इवन जो रूरल गुजरात है वहां भी सुविधाएं ठीक होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आई थिंक जो अर्जेंसी जो होती है, बकायदा वहाँ जो म्युनिसिपल, जो भी वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बकायदा वहाँ बुनियादी फैलाई जाती है, लोगों को बताया जाता है, जैसे कि गाँव में बताया जाता है भाई आपको ये सिम्टम्स हो तो आप बकायदा जल्दी आइएगा। आम एक गाँव वाला है, एक आम है, उसको एक किसान है, उसको नहीं पता चलेगा। बिल्कुल के माध्यम से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से, यानी कि एजुकेशन और वाइडर एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। अभी भी एकदम रुकेगा नहीं है क्योंकि अभी तक मानसून चल रहा है, इसलिए लोगों की अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा अगर ऐसा आपके घर में हो रहा है किसी बच्चे को तो आप घर पे मत बैठे रहो, फटाफट उसको सब सेंटर लेके जाओ, उससे प्राइवेट हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी हैं, और लेकिन उस पेशेंट का बहुत ही जल्दी सुपर स्पेशलिटी, जिसको हम आम जुबान में टर्शरी केयर हॉस्पिटल कहते हैं, जहां बकायदा पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, पीकू बोलते हैं इसको, वहां पेशेंट का एडमिट होना है, उसके बाद टेंशन नहीं होती है। बट ये जो सफर है पेशेंट की बीमारी के छोटी जगह से पीकू तक पहुंचना, ये बहुत जल्द होना चाहिए, नहीं तो वही होगा जो अब तक हो रहा है। तो इसलिए पीपल्स अवेयरनेस, बेटर हाइजीन, बहुत ही हेक्टिक परफॉर्मेंस बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बाय इंसेक्टिसाइड स्प्रे, और लोगों को एजुकेट करना, बाई पब्लिसिटी करना, बताना, बाई रेडियो से, टेलीविजन से, हमारे हिसाब से ये चीज अगर हो जाए तो हम समझते हैं अगली मौत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर नरेश, क्योंकि स्थानीय स्तर पर भी अगर डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा, तो इस वायरस से काफी हद तक बचा जा सकता है। डॉक्टर विवेक, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, कई बार वहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, तो सरकार को क्या इनिशियली करना चाहिए? देखिए, सरकार इनिशियली स्टेप्स ले चुकी है, स्वस्थ भारत अभियान सरकार चला चुकी है, हम उसे फॉलो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं उन्होंने डायरेक्शन दे दी है, उसमें हमारा भी इनपुट है कि हम अपना एरिया एटलीस्ट क्लीन रखें, अपना घर क्लीन रखें, अपने घर की छत क्लीन रखें, हमारे वॉशरूम्स को क्लीन रखें, मच्छर ना ग्रो हो, हमारा गार्डन एरिया क्लीन रखें। रोड्स की ड्यूटी सरकार ने ली हुई है, एटलीस्ट हम अपने अंदर की तो सफाई रखें, सरकार उस पर कार्य कर रही है। एमसीडी डिफरेंट टाइम पे फ्यूमिगेशन एक्टिविटीज रन करती है जब मानसून आता है, पर हमें भी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हर ड्यूटी सरकार की है, अगर मेरे घर के आगे वाटर लॉगिंग है, एटलीस्ट मैं एमसीडी को मैसेज दूं कि मेरे घर के आगे वाटर लॉगिंग है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे और आपके लेवल पे प्रिवेंशन के लिए होना चाहिए। सेकंड, प्रिवेंशन के लिए आपकी इम्यूनिटी के ऊपर कार्य करने वाला एंगल है, उसके लिए आपको डाइट में वो चीजें, जैसे हमने बात की है, अदरक है, नींबू है, शहद है, ये चीजें जो रूटीन हमारी किचन में अवेलेबल हैं, हल्दी है, उनका प्रयोग करना चाहिए। थर्ड, आपके वियरिंग स्टाइल क्या है, बच्चे स्कूल स्लीव में जा रहे हैं, उसके ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए कि फुल स्लीव डाल के जाएं, बच्चे फुल सॉक्स डाल के जाएं, पैंट्स पूरी डाल के जाएं, ताकि इंसेक्ट बाइट ना हो, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ जो इमीडिएट कंसर्न है कि हमें जब ऐसी कोई डिजीज आती है तो पर्टिकुलर उस एरिया में पैनिक क्रिएट हो जाता है, उस पैनिक में भी हमें अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि की क्षमता से कार्य करना चाहिए। अगर फीवर हुआ है तो हमें कोशिश करनी चाहिए किसी भी सीएचसी, पीएचसी, किसी भी अपने